हमारी आज की कहानी की शुरुआत एलन से होती है, जो रात के अंधेरे में खिड़की के पास खड़ी होकर एक अजीब सा अनुष्ठान कर रही थी, मानो किसी रहस्यमय शक्ति को बुला रही हो। हैरानी की बात यह थी कि उसके बुलाने पर सच में एक परछाई प्रकट हो जाती है। वह परछाई एलन से कहती है, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम सिर्फ मेरी हो। एलन चुपचाप सहमति से सिर हिला देती है। अगले ही पल वह किसी दूसरी रहस्यमय दुनिया में पहुंच जाती है, जहां वह और वह अजीब प्राणी एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन अचानक वह प्राणी एलन को प्रताड़ित करने लगता है। इससे पहले कि वह दर्द से दम तोड़ दे, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह खुद को अपने बिस्तर पर पाती है। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ती है। अब हम एलन को उसके पति थॉमस के साथ देखते हैं। हाल ही में उनकी शादी हुई थी। थॉमस एक रियल एस्टेट एजेंट है और उसे अपनी कंपनी की तरफ से ट्रांसिल्वेनिया जाने का आदेश मिलता है। वहां उसे अपने क्लाइंट काउंट ओरलाक के लिए एक नया घर ढूंढना था। काउंट ओरलाक खुद यह काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वह काफी बुजुर्ग था। एलन नहीं चाहते थे कि थॉमस उसे छोड़कर जाए, लेकिन मजबूरी थी। थॉमस जाने से पहले एलन को अपने दोस्त फ्रेडरिक के परिवार के पास छोड़ देता है। एलन उसे बताती है कि उसे कुछ समय से डरावने सपने आ रहे हैं और उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर थॉमस उससे दूर गया तो कोई भयानक घटना घट सकती है। लेकिन थॉमस उसे समझाता है कि यह सब सिर्फ उसका वहम है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एलन ने थॉमस को अपने बालों से बना एक लॉकेट दिया ताकि वह उसे जल्दी वापस आने की याद दिलाता रहे। यहाँ सीन कट होता है और अब हमें एक रहस्यमय आदमी दिखाया जाता है, जो एक पेंटाग्राम बनाकर चारों ओर रोशनी जलाकर किसी तरह का अनुष्ठान कर रहा था। यह शख्स वही है जिसने थॉमस को ट्रांसिल्वेनिया भेजा था। और यह अनुष्ठान क्यों कर रहा है? इसमें वो कहता है, मेरे मालिक, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। इसका जवाब आगे चलकर मिलेगा। यानी ट्रांसिल्वेनिया के करीब पहुंच चुके थॉमस पर लौटती है। जब उसने वहां के लोकल लोगों से काउंट ओरलाक के महल का रास्ता पूछा तो सबके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। वहां के लोगों ने उसे चेतावनी दी कि काउंट ओरलाक के पास मत जाना, क्योंकि यहाँ तो उसका नाम लेना भी अपशकुन माना जाता है। लेकिन थॉमस ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया और रात में वहीं एक सराय में ठहर गया। आधी रात को एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुलती है। बाहर जाकर उसे देखता है कि बहुत सारे लोग एक लड़की को घोड़े पर बैठाकर कहीं ले जा रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस लड़की ने कुछ भी नहीं पहना था। थोड़ी देर बाद वह लड़की नीचे उतरी और उसने एक कब्र खोदनी शुरू कर दी। फिर अचानक उसने एक आदमी के सीने में खंजर घोंप दिया। खून का फवारा फूट पड़ा और इसी झटके में थॉमस की आंखें खुल गई। उसे एहसास हुआ कि यह सब एक बस डरावना सपना था। जैसे ही थॉमस पूरी तरह जागा, उसने अपना सफर दोबारा शुरू किया। लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कि पूरा गांव सुनसान पड़ा था। रातों रात सभी लोग अचानक कहाँ चले गए? यह एक रहस्यमयी बात थी। आगे बढ़ते हुए अचानक उसकी टक्कर एक टांगा गाड़ी से हो गई। शुक्र था कि वह किसी तरह बच गया, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दूर दूर तक कोई और नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह तांगा सिर्फ उसे लेने के लिए आया हो। वह चुपचाप उसमें बैठ गया, लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बावजूद इसके वह किसी भी हाल में अपने क्लाइंट काउंट ओरलाक से मिलने की कोशिश में लगा रहा। आखिरकार थॉमस काउंट ओरलाक के महल में पहुंच जाता है। चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। सामने खड़ा काउंट ओरलाक भी बेहद भयानक लग रहा था। हालांकि इस समय हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन थॉमस के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। काउंट ओरलाक ने ठंडी आवाज में कहा, तुम बहुत देर से आए हो और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। फिर उसने आगे कहा, आज के बाद तुम मुझे काउंट ओरलाक नहीं बल्कि माय लॉर्ड कहोगे। थॉमस यह सुनकर थोड़ा असहज महसूस करने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर काउंट ओरलाक ने उसे कुछ खाने के लिए ऑफर किया। डरे हुए थॉमस ने जैसे ही ब्रेड काटने शुरू की, गलती से उसकी उंगली कट गई। तुरंत काउंट ओरलाक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, थॉमस बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब थॉमस को होश आया तो उसे महल में कोई नहीं नजर आ रहा था। काउंट ओरलाक भी गायब था। यह देखकर उसका डर और बढ़ गया। तभी अचानक काउंट ओरलाक एक दस्तावेज लेकर उसके पास आ गया। यह किसी अजीब भाषा में लिखा हुआ था, जिसे थॉमस समझ नहीं सका। काउंट ओरलाक ने उसे बताया कि यह उसकी पारंपरिक भाषा है और इस अनुबंध में बस यह लिखा है कि वह थॉमस की कंपनी के जरिए एक नया घर खरीद रहा है। काउंट ने उससे कहा, बस इस पर साइन कर दो। थॉमस को इस जगह से बहुत अजीब और नकारात्मक वाइब्स आ रही थी, लेकिन
उसकी नौकरी के चलते उसे यह करना पड़ा। उसने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। दस्तावेज में उसे सिर्फ अपना नाम और नोस्फेरातु लिखा हुआ समझ आया। उसे यह समझ में नहीं आया कि काउंट ओरलाक की जगह इस पर नोस्फेरातु क्यों लिखा हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद काउंट ओरलाक ने थॉमस से उसका लॉकेट मांगा। इसमें एलन के बाल थे। थॉमस को लगा कि वह बस इसे देखकर लौटा देगा, इसलिए उसने बिना सोचे समझे लॉकेट उसे दे दिया। लेकिन काउंट ओरलाक ने उसे वापस नहीं किया। कुछ देर बीत गई और जब थॉमस ने दोबारा अपना लॉकेट मांगा और महल से जाने की इजाजत मांगी, तभी अचानक उसकी आंखें खुल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था जो कुछ हुआ वह सपना था या हकीकत। लेकिन जब उसने अपनी बॉडी पर किसी के दांतों के काटने के गहरे निशान देखे तो उसका डर और बढ़ गया। यह देखकर वह पूरी तरह घबरा गया, क्योंकि यह कोई आम सपना नहीं था। इसी बीच हमें काउंट ओरलाक यानी नोस्फेरातु को दिखाया जाता है, जो लॉकेट को पकड़कर किसी अजीब भाषा में मंत्रोच्चार कर रहा था। इस दौरान वह बार बार एलन का नाम ले रहा था। इस दया का असर समुद्र पार एलन पर भी हो रहा था। उस पर किसी दुष्ट शक्ति का कब्जा होने लगा। अपनी रहस्यमयी प्रक्रिया पूरी करने के बाद काउंट ओरलाक वापस थॉमस के पास आया। उसने थॉमस को बेहोश कर दिया और फिर अपने खतरनाक नुकीले दांत उसके गर्दन में गड़ा दिए। धीरे धीरे उसने थॉमस का खून पीना शुरू कर दिया और यहीं पर यह भयानक सच सामने आया। काउंट ओरलाक असल में एक ड्रैकुला था, एक अमर पिशाच। दूसरी तरफ एलन, जिसे नोस्फेरातु की काली शक्तियों ने जकड़ लिया था, धीरे धीरे और कमजोर होती जा रही थी। उसकी हालत देखकर थॉमस के दोस्त की फैमिली घबरा गई और उन्हें तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने हर संभव इलाज किया, लेकिन उसे लगा कि शायद एलन किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। कुछ समय बाद जब एलन होश में आई तो उसका दिल बेचैनी से भर उठा। उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि थॉमस कहाँ है, वह किस हाल में होगा। उसे गए हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन उसने अभी तक एलन को कोई पत्र भी नहीं लिखा था। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। दूसरी तरफ थॉमस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जब नोस्फेरातु उसकी नजरों से दूर होता है तो वह महल से भागने का प्रयास करता है। डर, दर्द और अनजान शक्तियों के बीच वह किसी तरह खुद को आजाद करने की कोशिश में था। इसी दौरान हमें उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जो एलन का इलाज कर रहा था, लेकिन अब वह एक और मरीज को देख रहा था। वही रहस्यमयी आदमी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में किसी अजीब अनुष्ठान रिचुअल में देखा था। उसके कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह पूरी तरह से पजेश था। डॉक्टर ने जब उससे कुछ पूछना चाहा तो उसने धीरे से कहा, मेरा लॉर्ड काउंट ओरलाक है। और अचानक उसने डॉक्टर पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका खून पीने वाला हो। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि वह आदमी काउंट ओरलाक का गुलाम था, जो उसके लिए इंसानों का खून इकट्ठा करता था। लेकिन इस बार वह बहुत अधिक खून जमा कर रहा था, शायद इसलिए कि उसे पता था माय लॉर्ड जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। अब सीन कट होता है और हमें थॉमस दिखाया जाता है। कुछ लोगों ने उसे बचा लिया था। जब उन्होंने उसके शरीर पर गहरे दांतों के निशान देखे तो वे समझ गए कि यह नोस्फेरातु के अलावा किसी और की करतूत नहीं हो सकती। वे तुरंत उसका इलाज करने लगे। इलाज के बाद जैसे थॉमस को होश आया, वह एकदम उठ खड़ा हुआ। उसके अंदर से कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई चीज उसे खींच रही हो। उसे किसी भी हाल में एलन से मिलना था, लेकिन वहां के लोगों ने उसे समझाया तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। पर थॉमस रुकने को तैयार नहीं था। वह अपनी हालत को नजरअंदाज करते हुए एलन से मिलने के लिए निकल पड़ा। इसी दौरान सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि काउंट ओरलाक भी अब अपने कॉफिन में बंद होकर थॉमस के ही शहर की ओर रवाना हो चुका था। सफर के दौरान वह किसी रहस्यमयी भाषा में कुछ पढ़ रहा था और यह दूसरी तरफ बैठी एलन भी सुन पा रही थी। दूसरी तरफ वह आदमी जो काउंट ओरलाक की पूजा करता था अब जान चुका था कि उसका माय लॉर्ड रास्ते में है और जल्द ही शहर में तबाही मचाने वाला है। अब सीन कट होता है और हमें थॉमस के शहर की ओर बढ़ते हुए एक जहाज को दिखाया जाता है, लेकिन यह कोई साधारण जहाज नहीं था। इसके अंदर सैकड़ों चूहे थे जो चारों तरफ फैलकर तबाही मचा रहे थे। यही तबाही अब थॉमस के शहर में भी फैलने वाली थी। काउंट ओरलाक जहां जाता वहां प्लेग यानी बीमारी फैलती थी। ये चूहे धीरे धीरे जहाज के सभी लोगों को मारने लगे। तभी एक आदमी को एहसास हुआ कि ये चूहे उसी कॉफिन से निकल रहे हैं जिसमें काउंट ओरलाक छिपा हुआ था। उसने तुरंत कॉफिन खोलकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन काउंट ओरलाक जाग गया। इससे पहले कि वह आदमी कुछ कर पाता, काउंट ओरलाक ने उसे पकड़ लिया और उसका खून पीकर उसी मौत के घाट उतार दिया। अब सीन बदलता है और हमें एलन दिखाई जाती है, जिसका इलाज करने के लिए डॉक्टर और फ्रेडरिक के साथ एक और डॉक्टर आ चुका था। लेकिन अब मामला गंभीर हो चुका था, इसलिए एलन को बांध कर रखा गया था। इलाज के दौरान एलन डॉक्टर को बताती है
कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर कहीं और चली जाती है, और अब तो मुझे भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी पहले से पता चलने लगा है। उसकी बातें डरावने वाली थी। वह आगे कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो, लेकिन वे क्या कर रहे हैं यह मुझे समझ नहीं आता। इसके अलावा उसे भयानक सपने आते थे, जिनसे वह हर रात डर कर उठ जाती थी। बातचीत के दौरान ही अचानक एलन की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी बॉडी में तेज झटके आने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कंट्रोल कर रही हो। डॉक्टर जल्दी से उसे एक इंजेक्शन देते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि एलन को दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। यही देखकर डॉक्टर समझ जाते हैं कि एलन को कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि उसे किसी अलौकिक शक्ति ने पजेश कर लिया है। अब डॉक्टर ने जब यह बात दूसरे डॉक्टर और थॉमस के दोस्त फ्रेडरिक को बताई कि एलन को किसी अलौकिक शक्ति ने पजेश कर लिया है, तो वे इसे मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें यह सब महज एक मानसिक बीमारी लगी और वे वहां से चले गए। आधी रात को अचानक एलन को होश आया। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह घबराहट में दरवाजे की ओर भागी और उसे खोल दिया, लेकिन दरवाजा खोलते ही जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। थॉमस वहां पर बेहोश पड़ा था। ठीक इसी समय हमें काउंट ओरलाक के शिप को शहर के पोर्ट पर पहुंचते दिखाया जाता है। यह जहाज अब खतरनाक बीमारी और मौत का प्रतीक बन चुका था। जैसे ही शिप किनारे पहुंची, सैकड़ों चूहे बाहर निकलकर पूरे शहर में फैलने लगे। इन चूहों के साथ ही शहर में प्लेग की बीमारी भी फैलनी शुरू हो गई। इसी बीच वह आदमी जो काउंट ओरलाक की पूजा करता था, जेल से निकलकर तेजी से अपने माइलॉर्ड से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। उसे पता था कि अब उसका मालिक शहर में आ चुका है। दूसरी तरफ थॉमस के दोस्त फ्रेडरिक और डॉक्टर अब थॉमस की बिगड़ती हालत को देखकर उसका इलाज करने में जुट गए, लेकिन दिन ब दिन शहर की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। चूहे हर तरफ प्लेग फैला चुके थे, लोग मर रहे थे, शहर में खाने की भी कमी हो गई थी। अब हमें काउंट ओरलाक और उसके गुलाम की बातचीत सुनाई देती है। मैं एलन को जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकता, काउंट ओरलाक ने कहा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वह खुद मेरे साथ चलने को तैयार हो जाए। उसका गुलाम झुककर कहता है, जैसा आपका हुक्म नोस्फेराटो। और यहीं पर हमें एक बड़ा खुलासा होता है। लैटिन भाषा में नोस्फेराटो का मतलब वेम्पायर होता है। यही वजह थी कि काउंट ओरलाक ने खुद को नोस्फेराटो कहलाने के लिए कहा था, और यही कारण थी कि उस कॉन्ट्रैक्ट पर भी नोस्फेराटो लिखा हुआ था, काउंट ओरलाक नहीं। शहर में लगातार बढ़ रही रहस्यमयी मौतों ने डॉक्टर और उसके साथियों को मुश्किल में डाल दिया था। जब उन्होंने मृतकों की जांच की तो उनके शरीर पर चूहों के काटने के निशान मिले, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन पर इंसानी दांतों के निशान भी थे। इन शवों में खून नाम मात्र ही बचा था, और यह साफ था कि एक इंसान का पूरा खून चूसना सिर्फ चूहे की बस की बात नहीं थी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए डॉक्टर काउंट ओरलाक के गुलाम से पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से अपनी कोठरी से गायब हो चुका था उसी दिन जब नोस्फेराटू शहर में आया था। उधर हम बीतते दिनों के साथ थॉमस को डरावने सपने आने लगे। इन सपनों में वह एलन को खुद से दूर जाने के लिए कहता। एक रात एलन अचानक अपने बिस्तर से उठी और खिड़की के पास चली गई। वहां एक छाया उसका इंतजार कर रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि नोस्फेराटू ही था। उसने एलन को बताया कि थॉमस ने उसे नोस्फेराटू के हाथों बेच दिया है और उसने खुद इस सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। एलन को यह बात मानने में संदेह था, क्योंकि वह जानती थी कि थॉमस ने उसे कभी किसी को नहीं सौंपा था, लेकिन नोस्फेराटू ने चालाकी से एक ऐसा अनुबंध बनवाया था जिससे एलन को उसकी गिरफ्त में लाने का रास्ता साफ हो गया था। नोस्फेराटू ने एलन को एक कड़ी चेतावनी दी। उसके पास सिर्फ 3 दिन थे, या तो वो उसे नोस्फेराटू के पास आना होगा या फिर अपने परिवार और थॉमस को खोने के लिए तैयार रहना होगा। इसी दौरान नोस्फेराटू ने एक चौंकाने वाली बात कही, तुम खुद जानती हो कि तुम पूरी तरह इंसान नहीं हो, इसलिए इंसानों के साथ रहकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। बेहतर यही होगा कि तुम खुद मेरे पास आ जाओ, इससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन एलन ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं सिर्फ थॉमस से प्यार करती हूँ और मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। अगले ही पल एलन की आंखें खुल गई। वह हड़बड़ा कर उठी और उसे एहसास हुआ यह सब सिर्फ एक डरावना सपना था। थॉमस के दोस्त की पत्नी जिस बिस्तर पर पड़ी थी, उसका पूरा शरीर चूहों के काटने से छलनी हो चुका था। यह दृश्य बेहद डरावना और घिनौना था। सुबह होते ही फ्रेडरिक अपनी पत्नी की मौत पर गहरे शोक में डूब गया। इसी दौरान वह एलन से कहता है कि उसी की पत्नी
कि शरीर पर किसी इंसान के काटने के भी निशान है। एलन तुरंत समझ जाती है कि यह सब नोस्फेराटू का किया हुआ है, लेकिन वह फ्रेडरिक को कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि फ्रेडरिक इन रहस्यमय चीजों पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद एलन थॉमस के दोस्त से पूछती है, आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? इस पर वह जवाब देता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन तुम्हारी बचकानी बातों पर भरोसा भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि तुम पागल बनने का नाटक करती हो। इसी दौरान वह एलन से कहता है कि अब वह और थॉमस अपने घर जा सकते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर उस जगह पहुंचता है जहां नोस्फेराटू का गुलाम रहता था। वह नोस्फेराटू के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। वहीं उसे एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें उस व्यक्ति ने नोस्फेराटू के बारे में लिखा था। किताब में लिखा था कि जहां जहां नोस्फेराटू जाता है वहां चूहे और प्लेग फैल जाते हैं, लोग मारे जाते हैं और पूरा शहर तबाही की चपेट में आ जाता है। यह तब तक जारी रहता है जब तक नोस्फेराटू को अपनी पसंद का शिकार नहीं मिल जाता। डॉक्टर अब समझ चुका था कि नोस्फेराटू असल में एलन के पीछे आया है और अब सिर्फ एलन ही नहीं बल्कि थॉमस की भी जान खतरे में है। यह बताने के लिए वह तुरंत एलन और थॉमस के पास पहुंचता है। इस बीच थॉमस की तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन जब उसने शहर की खौफनाक हालत देखी तो उसने फैसला किया उन्हें यह शहर छोड़ देना चाहिए। यहीं पर एलन तय करती है कि अब समय आ गया है कि वह थॉमस को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बता दे। वह बताती है कि नोस्फेराटू इस शहर में उसी के पीछे आया है। उसने यह भी खुलासा किया कि उसमें कुछ खास मानसिक शक्तियां थीं, जिनके जरिए वह सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि दूसरी रहस्यमय शक्तियों से भी संपर्क कर सकती थी। इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने अनजाने में नोस्फेराटू को बुलाया था। यही वो दृश्य था जिसे हम फिल्म की शुरुआत में देख चुके थे। इसके बाद एलन एक और चौंकाने वाली बात बताती है। वह कहती है कि शादी से पहले उसने नोस्फेराटू के साथ एक अनुबंध किया था, इसमें उसने खुद को उसकी अमानत के तौर पर सौंप दिया था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में थॉमस आ गया, उसे उससे प्यार हो गया और उसने शादी कर ली। इस सब में वह अपना किया हुआ वादा भूल गई, लेकिन अब नोस्फेराटू वापस आ चुका है और वह अपने वादे की याद दिलाने के लिए आया है। जैसे ही एलन यह सब बताती है उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसके शरीर में झटके आने लगते हैं, उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। वह पूरी तरह से किसी रहस्यमय शक्ति के नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन इस डरावनी स्थिति के बावजूद थॉमस एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं जाती। उसे एलन के अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ उसके वर्तमान से प्यार करता था। थॉमस उसे मजबूती से गले लगा लेता है और उससे वादा करता है कि वह उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसी तरह वे दोनों एक दूसरे में देर तक यूं ही खोए रहते हैं, मानो यह पल कभी खत्म ना हो। डॉक्टर जो नोस्फेराटू को खत्म करने की खोज में लगे थे, आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका एलन से जुड़ा हुआ है। यानी नोस्फेराटू को खत्म करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ एलन के पास थी। अगले दिन एक और भयानक खबर आई। थॉमस के दोस्त की पत्नी के बाद अब उसका बच्चा भी उसी रहस्यमय तरीके से मारा जा चुका था। उनके अंतिम संस्कार में थॉमस और एलन दोनों पहुंचे। वहीं डॉक्टर ने थॉमस से कहा, अब वक्त आ गया है नोस्फेराटू को खत्म करने का। उन्होंने एक योजना बनाई कि वे दिन के उजाले में नोस्फेराटू का कॉफिन खोलेंगे और उसके दिल में खंजर घोंपकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर एलन से भी मिले। उन्हें अच्छी तरह पता था कि नोस्फेराटू को खत्म करने में एलन की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने एलन से कहा, अब तुम्हें अपना अधूरा काम पूरा करना होगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। डॉक्टर फ्रेडरिक जो प्लान थॉमस के साथ डिस्कस कर रहे थे, असल में उनका इरादा कुछ और ही था। अगले दिन थॉमस, डॉक्टर और कुछ अन्य डॉक्टर नोस्फेराटू के कॉफिन की तलाश में निकल पड़े। इसी दौरान उन्हें एक और चौंकाने वाली खबर मिली। थॉमस के दोस्त ने आत्महत्या कर ली थी। यह खबर सुनकर थॉमस पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाकर मिशन पूरा करना था। इसी बीच घर पर एक अलग ही नजारा था। थॉमस के जाते एलन एक नई दुल्हन की तरह सजने लगी, जैसे किसी खास मुलाकात के लिए तैयार हो रही है। आखिरकार थॉमस और उसकी टीम नोस्फेराटू के कॉफिन तक पहुंच गए। जैसे उन्होंने कॉफिन खोला, उन्हें बिना कोई मौका गवाए नोस्फेराटू के दिल में खंजर घोंप दिया। उनकी नजरों में यह उसकी मौत थी, लेकिन क्या नोस्फेराटू इतनी आसानी से खत्म हो सकता था? जैसे ही थॉमस और डॉक्टर फ्रेडरिक की टीम ने नोस्फेराटू का कॉफिन खोला, उन्हें झटका लगा, क्योंकि उसके अंदर नोस्फेराटू था ही नहीं, वहां सिर्फ उसका गुलाम पड़ा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि नोस्फेराटू इस वक्त कहाँ होगा और किसने उसे बुलाया होगा। वह इस समय एलन के पास था। एलन के बुलाने पर नोस्फेराटू उसके कमरे में पहुंच चुका था। उसने एलन से कहा, अब मैं तुम्हें लेने आया हूं। लेकिन इसके जवाब में एलन ने कुछ ऐसा कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी। मैं अपना अधूरा वादा पूरा करना चाहती हूँ, अब मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ। नोस्फेराटू यह सुनकर एलन को अपनी बाहों में भर लेता है।
और तुरंत ही उसकी छाती पर झुककर उसका खून पीना शुरू कर देता है। वह पूरी तरह उसमें खो जाता है। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि धीरे धीरे सुबह होने लगी है। एलन उसे खिड़की के पास ले जाती है और वहीं खड़ी रहती है। जैसे ही सूरज की पहली किरण नोस्फेराटू के शरीर पर पड़ती है वह जलने लगता है। उसकी चमड़ी धुआं बनकर उड़ने लगती है और देखते ही देखते वह वहीं खत्म हो जाता है। नोस्फेराटू के खत्म होते ही एलन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। उसके शरीर में अब एक भी खून नहीं बची थी। वह बेड पर गिर जाती है और उसी पर उसकी भी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद थॉमस घर लौटता है, लेकिन जो दृश्य वह देखता है वह उसे पूरी तरह तोड़ कर रख देता है। बेड पर उसकी प्यारी एलन की लाश पड़ी थी और कमरे में नोस्फेराटू भी राख बनकर खत्म हो चुका था। नोस्फेराटू के मरते ही पूरे शहर में तबाही का साया हट चुका था। चूहे जादुई रूप से गायब हो गए थे, बीमारी खत्म हो चुकी थी और शहर फिर से सामान्य होने लगा था। लेकिन यह सब देखने के लिए एलन अब इस दुनिया में नहीं थी। इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। नोस्फेराटू के आतंक का हमेशा के लिए खात्मा हो चुका था, लेकिन इसकी कीमत थॉमस ने अपनी सबसे प्रिय चीज खोकर चुकाई थी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।